हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे जिसमें आपने प्लांट टिश्यू को पढ़ लिया है। हम एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे थे जिसमें आपने एनिमल टिश्यू के 4 प्रकारों की बात की है। इन 4 प्रकारों में से आप यहाँ पर एक प्रकार का एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम अब बात कर रहे थे यहाँ पर संयोजी ऊतक की यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के। एक बार आप देख लीजिए चैप्टर में अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू का इंट्रोडक्शन हमने जाना, टिश्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं, टिश्यू का क्या किस प्रकार से फॉर्मेशन यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर टिश्यू या ऊतक का निर्माण हुआ है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात की जिसमें सबसे पहले हमने बात की है प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के अलग अलग प्रकार के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार का टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन है और उसकी क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की। हम बात कर रहे थे यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में। अभी तक आपने एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लिया है। हमने क्या क्या समझा है एपिथेलियल टिश्यू में। सबसे पहले तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, और हमने कहा कि लोकेशन के अकॉर्डिंग उनके आपने अलग अलग टाइप पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू के। स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सीलेटेड है एंड ग्लैंडुलर है। आपने कहा कि लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या इनके फंक्शन भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन कुछ और होगा और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन कुछ और होगा। तो कॉलमनर में हमने क्या कहा, जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर कॉलमनर मिल रहा है, जहां पर सिक्रीशन हुआ वहां पर आपको क्या मिला, ग्लैंडुलर मिला। ठीक है, तो ये आपने क्या कहा, एपिथेलियल टिश्यू के जो फंक्शन है वो यहाँ पर लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग मिल रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास 4 प्रकार का आया था जिसे आप संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, संयोजी ऊतक। ठीक है, जो संयोजी ऊतक है वो 4 प्रकार का हमारे पास आता है। एरियोलर है, एडिपोज है, स्केलेटल एंड फ्लूइड है। आपने फ्लूइड को पढ़ा था और फ्लूइड में आपने क्या क्या चीजें समझी थी। यहाँ पर हमने समझा था ब्लड को और लिम्फ को। हमने समझा ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, क्या इनकी फंक्शनिंग होती है, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे स्केलेटल के बारे में, और स्केलेटल में आप पढ़ेंगे बोन और कार्टिलेज को। तो बोन और कार्टिलेज जो है, या फिर आपने कहा ब्लड और लिम्फ जो है आपके लिए नए वर्ड्स नहीं, हो सकता है लिम्फ आपके लिए नया वर्ड रहा हो जिसके बारे में हमने बात कर ली, हमने पढ़ा है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लड की, बोन की और कार्टिलेज की, ये तीनों जो शब्द हैं, या फिर कार्टिलेज हो सकता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन बोन और ब्लड दोनों से आप वाकिफ हैं। दोनों आप जानते हैं कि दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। बोन्स हड्डियां और ब्लड यानी कि रक्त, दोनों के विषय में आप जानते हैं। आपने ब्लड को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, और हम देखेंगे कि बोन्स का क्या क्या फंक्शन यहाँ पर होता है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तब आपके पास बॉडी मूवमेंट करके एक चैप्टर आया होगा, वहां पर भी आपने बोन्स के बारे में समझा है। अगर वो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझा है तो आप बोन्स को समझते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर हम जब संयोजी ऊतक की बात कर रहे थे तो हमने क्या बातें की हैं। हमने कहा संयोजी ऊतक में क्या होंगे, संयोजी ऊतक जो होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, और हमने कहा मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही टिश्यू का नेचर होता है। जैसे कि अगर हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा ब्लड जो है उसका जो मैट्रिक्स है वो कौन क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा का वाटर बनाता है। इट मीन्स जो प्लाज्मा होगा यहाँ पर वो लिक्विड होगा, और इसीलिए जो रक्त है, जो ब्लड है, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, तरल है। इसी प्रकार से अगर हम कहें ब्लड के अगर हम बोन के बारे में बात करें, क्योंकि बोन आपने कहा एक सख्त भाग होता है, और हम कह सकते हैं कि जो बोन होता है, जो हड्डी होती है, उसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होगा, यहाँ पर रिजिड होगा। आपने क्या कहा था, संयोजी ऊतक जो होते हैं, संयोजी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं और चारों क्या होते हैं, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो नेचर होता है वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होता है। मैट्रिक्स कैसे हो सकते हैं, तरल हो सकता है, रिजिड हो सकता है, ठीक है, आपने कहा जेली लाइक हो सकता है। तो अलग अलग जो नेचर हमने देखे थे मैट्रिक्स के, उसके अकॉर्डिंग हम टिश्यू भी देख रहे हैं। अगर हम बोन्स के बारे में बात करें, सिंपली अगर हम बोन्स के बारे में पूछे कि बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं, तो आपने क्या कहा, जो हड्डियां होती हैं वो आपके शरीर को एक स्ट्रक्चर
क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस वजह से, आपने कहा बोन्स की वजह से। अगर आपने स्केलेटल सिस्टम देखा, कंकाल तंत्र का आपने इमेज देखी होगी या फिर आपकी स्कूल में होगा तो आपने क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। चलिए, तो हमने बोला कि अगर हम बोन्स के बेसिक से फंक्शन देखें कि बोन्स जो होती है, हड्डियां जो होती हैं, वो किस काम आते होंगे। हमने कहा जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर को एक फ्रेम प्रोवाइड कराती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं। जो भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से, हड्डियों की वजह से। अब हड्डियां एक नहीं होती हैं, आपने कहा कि हमारी बॉडी में पूरी 206 हड्डियां होती हैं और 206 हड्डियां आपस में मिल करके कनेक्ट होकर के क्या करती हैं, यहाँ पे पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती हैं, एक संरचना प्रदान करती हैं। अब आपने देखा होगा जितने भी मनुष्य होते हैं सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, सभी का सेम होगा, ठीक है, ये हमने देखा है। क्योंकि हमने कहा कि हम सभी में सेम बोन पाई जाती हैं, वो जो बोन्स होती हैं वो एक ही प्रकार से क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हमें जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा देखने को मिलता है। एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा हमने कहा जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, यानी कि वो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, और वहां पर हम क्या कहते हैं, इसे जॉइंट कहते हैं या इसे जोड़ कहते हैं। अब इस जोड़ की वजह से हमने कहा मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल हुई। जैसे कि हमने कहा ये जोड़ है तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरी फिंगर्स है, मेरी फिंगर्स पे जोड़ थे, यहाँ पर जोड़े, यहाँ पर जोड़े, यहाँ पर जोड़े, तो आप इस प्रकार से अपने फिंगर्स को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी यहाँ पर जोड़ था, मेरी कलाई में जोड़ है, तो मैं अपनी कलाई को ऐसे मूव कर पा रही हूँ। ये यहाँ पर जोड़ है तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे मूव कर पा रही हूँ। ये यहाँ पर जोड़ है तो आप अपने हाथ को आगे पीछे इस प्रकार से मूव कर पा रहे हैं। अब जहां पर भी आपको अपनी बॉडी में मूवमेंट दिखाई दे रहा है तो ये किसकी वजह से, आपने कहा जॉइंट्स की वजह से है, क्योंकि बोन्स यहाँ पर हैं। तो बोन्स में क्या हो रहा है, किस क्यों मूवमेंट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जोड़ पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ ऐसे नहीं होते हैं कि जो क्या होंगे, इमूवेबल होंगे, कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जोड़, लेकिन मैक्सिमम जो जोड़ होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि जो इमूवेबल होंगे, यानी कि जिनमें गति नहीं पाई जाएगी, ठीक है। जोड़ इस प्रकार के होंगे कि उनमें क्या होगी, गति इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे बोन्स के फंक्शन है। अगर हम और कुछ फंक्शंस को देखें और कुछ कार्य को देखें तो हमने कहा जो बोन होती है, जो हड्डियां होती हैं, वो हमारे आंतरिक अंगों को, इंटरनल जो ऑर्गन्स आपके होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमने कहा आपके लंग्स हो गए हैं, जैसे कि हमने कहा आपका हार्ट हो गया है, आपका लिवर हो गया, आपकी किडनी हो गई है। ये सारे आपके कैसे ऑर्गन है, डेलिकेट है, यानी कि कोमल अंग हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कोमल होते हैं, इंटरनल है, आंतरिक अंग है। और इन्हें सुरक्षा कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपकी बोन्स करा रही है। तो आपने पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं इसके बारे में, जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पढ़ा होगा, अगर आप देखा होगा, या फिर आप जैसे पढ़ते हैं अलग अलग सिस्टम को, तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही थी तो हमने वहां पर पढ़ा था रिब केज को। आपने कहा हमारी जो रिब्स होती हैं वो पीछे बैकबोन है, हमारी बैकबोन से इस प्रकार से क्या होती हैं, जो रिब्स हैं वो निकलती रहती है, इस प्रकार से आगे की ओर निकलती रहेंगी, ठीक है। अब ये जो रिब केज होता है इसी के अंदर आपके लंग्स और आपका हार्ट यहाँ पर क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो आपने कहा कि बोन्स के ये कुछ फंक्शंस हमारे पास आते हैं। अगर हम पढ़े बोन्स के बारे में तो आपको क्या बोला गया है, बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी विच आर मसल्स आर wrapped टुगेदर। आपने कहा जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां शरीर का एक ढांचा बनाती हैं जिसके ऊपर मांसपेशियां आपस में लिपटी हुई होती है। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं वो आपकी बॉडी को एक क्या दे रही हैं, संरचना दे रही हैं। इसके बाहर क्या होती है, कुछ मसल्स होंगी, ठीक है, स्किन होगी, और वो क्या करती है, आपके पूरे शरीर को एक पूरा आकार देती है, ठीक है। अब जब हम मूवमेंट की बात कर रहे थे तो हमने कहा न सिर्फ यहाँ पर हड्डियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं मूवमेंट के लिए, बल्कि यहाँ पर मसल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे जाके जब आप मसल्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मसल्स में क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, और रिलैक्सेशन होता है। यानी कि ये क्या है, मेरा हाथ है, मैंने कहा मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं। तो यही जो प्रोसेस है वो मसल्स में होती है। अब मसल्स क्या करेंगे, बोन्स को पुल करते हैं, खींचती हैं, क्योंकि क्योंकि हमने कहा बोन से अगर मसल्स अटैच है, मसल्स का जो साइज है अगर वो कम हो गया है तो मसल्स का साइज कम होगा तो बोन क्या होगी, आपस में इस प्रकार से खींच जाएगी और वहां पर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहली लाइन क्लियर है। लेकिन आपने कहा द बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल। आपने कहा हड्डी का ऊतक मजबूत और लचीला होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा।
अब देखिए, ध्यान दीजिए, हड्डियों की वजह से मूवमेंट होता है, लेकिन हड्डियों में मूवमेंट नहीं होगा। कोई एक बोन आपके पास अगर आ रखी है, अगर आपने कहा कोई इस प्रकार से बोन है, ये एक बोन हमारे पास आती है। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरी बोन यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगी, अटैच होगी। ये दूसरी बोन यहाँ पर इस प्रकार से अटैच हो गई है। तो यहाँ पर हमने कहा इन दो बोन में, इस बोन में, इस हड्डी में या इस हड्डी में मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट कहाँ पर होगा, इस जोड़ की वजह से मूवमेंट होता है। तो आपने कहा हड्डियां जो होती हैं वो कैसी होंगी, इनफ्लेक्सिबल होंगी, यानी कि उसमें गति नहीं पाई जाएगी। सिर्फ जॉइंट अगर होंगे तो ही वहां पर क्या होती है, गति पाई जाती है। ठीक है, तीसरी लाइन आपको क्या बता रही है, therefore the bone cells are present in rigid matrix that is formed from calcium and phosphorus। आपने बोला इसीलिए 80 कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अब क्या समझे आप कि जो बोन्स का मैट्रिक्स है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, जो कि कैसा होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। इसीलिए जो बोन्स आपकी होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं। बेसिक सी चीजें हैं, एक बार सारे पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक बोन्स के बारे में। क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। द बोन्स कंप्राइज अ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स कॉल्ड अ हार्वेसियन कैनाल्स। आपने कहा हड्डियों में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें हेवेरियन कैनाल कहा जाता है। दे आर कंटेंट इन ऑस्टिन्स रफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द बोन। ये क्या थी, वे हड्डी की धुरी के साथ मौजूद ऑस्टियन खुरदरी बेलनाकार संरचनाओं में समाहित होते हैं। They hollow the blood vessels, lymphatic vessels. They allow the blood vessels, lymphatic vessels and nerve fiber to travel through them। आपने कहा वे रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिकाओं और तंत्रिका तंतुओं को उनके माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आपने कहा हेवेरियन कैनाल की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। These canals have a concentric channels called a lamella around them। आपने कहा नहरों के चारों ओर लैमेला नामक सकेंद्री चैनल होते हैं। The Haverian canals communicate with bone cells through the connections called a caniculi। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर हेवेरियन नहरें कैनालिकुली नामक कनेक्शन के माध्यम से हड्डी की कोशिकाओं के साथ क्या करती हैं, संचार यहाँ पर करती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको बोन्स और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बताया गया है। बोन और कार्टिलेज में अगर हम डिफरेंस को देखते हैं तो आपने कहा बोन हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं। जो कार्टिलेज होती है, यहाँ पर कार्टिलेज कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती हैं। जो कार्टिलेज का स्थान होता है, बोन्स कहाँ पर पाई जाती है आप जानते हैं, हमारी पूरी बॉडी ही बोन से मिलकर के बनी हुई है। अगर हम कार्टिलेज को देखें तो आपने कहा कार्टिलेज कैसी होती हैं, डेलिकेट होती हैं, कोमल होती हैं। जैसे कि आप ये वाला अपना रीजन देखते हैं या आप अपनी नोज वाला रीजन देखते हैं तो ये कार्टिलेज से बना होता है। आप देखेंगे कि ये वाला आप जो अपने कान का ये वाला जो पोर्शन है इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। दोनों के कंपैरिजन में आपने कहा कार्टिलेज क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। बोन कैसी होती है, रिजिड यहाँ पर होती है। अगर हम कार्टिलेज के बारे में थोड़ा बात करें तो आपने कहा कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओवर द जॉइंट्स ऑफ द बोन्स एंड प्रोवाइड्स देम विद अ स्मूथ स्ट्रक्चर। आपने कहा कार्टिलेज हड्डियों के जोड़ के ऊपर मौजूद होते हैं। कहाँ पर मौजूद होंगे, हड्डियों के जोड़ के ऊपर मौजूद होते हैं और उन्हें एक चिकनी संरचना प्रदान करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन द नोज टिप एंड एयर पिन्ना, ट्रैकिया, लैरिंग्स। ये आपके पास पूरे एग्जाम्पल आते हैं कि जो नाक की नोक होती है या कान का पिन्ना होता है या श्वास नली होती है या स्वर यंत्र होता है, यहाँ पर कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, दे कंटेन अ सॉलिड मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। दे हैव अ होमोजेनस मैट्रिक्स। आपने कहा कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, अभी आपने बोन का मैट्रिक्स पढ़ा था, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, प्रोटीन और शुगर से मिलकर के बना। चीनी नहीं होगी, शुगर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, शुगर होगा। शुगर से बना एक ठोस मैट्रिक्स होता है और उसके पास एक समरूप क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्लियर है। लास्ट लाइन में आपको बताया गया है प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या फंक्शन होता है, हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों को सहारा और लचीलापन प्रोवाइड कराता है। तो आप टिश्यू के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो टिश्यू के बारे में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या देख रहे हैं,
बेसिक सी चीजें आप टिश्यू के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, यानी कि इस प्रकार के टिश्यू इस प्रकार के ऊतक कहाँ पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है, उनका फंक्शन क्या है। अगर संयोजी ऊतक की बात करें तो आप मैट्रिक्स भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक एक लाइन आपको बताई जा रही है, आपको पढ़ना है और उन्हें समझना है। एक बार आप सारी जो लाइन्स है उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई यहाँ पर कार्टिलेज की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। अब एरियोलर कहाँ से है आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक बार आप देख लीजिए फिर से चार्ट, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में आप एरियोलर और एडिपोज को पढ़ रहे हैं, दोनों किसके टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। एरियोलर और एडिपोज दो प्रकार के आते हैं, ठीक है। दोनों का फंक्शन यहाँ पर अलग अलग होता है। एरियोलर फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, जिसे आप टेंडन और लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, आपने फ्लूइड को पढ़ लिया है, स्केलेटल पढ़ लिया है, आपके पास दो रह जाते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर एरियोलर टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है टेंडन जिसे टी से आप लिखेंगे, और एक होता है लिगामेंट। दोनों क्या है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों का फंक्शन क्या होगा, कनेक्शन से रिलेटेड होगा। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू में क्या कह रहा है, अगर हम ब्लड की बात करें तो अपनी का ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्शन यहाँ पे बना रहा है, आपकी पूरी बॉडी में चीजों को सर्कुलेट कर रहा है। बोन्स है, बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब अगर हम टेंडन और लिगामेंट की बात करें तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं बोन्स की। हमने कहा दो जो बोन होती हैं, ठीक है, दो जो बोन होती हैं यहाँ पर, दो बोन आपस में कैसे कनेक्ट है, लेकिन दो बोन आपस में कैसे जुड़ जाते हैं, आप सोचिए। अगर आप आपने क्या किया, आपने बोन्स देखे होंगे कि हम दो बोन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी चीज को यूज किए हुए। अगर हम आर्टिफिशियली कोई बोन है, ठीक है, किसी भी एनिमल्स की क्या है बोन है जो यहाँ पर आपके पास पड़ी हुई है, तो आपने कहा कि उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, या फिर आप ऐसे ही उसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा नहीं, कोई तो वो चीज यहाँ पर चाहिए होगी, चाहे आप गम का यूज करें या किसी भी चीज का यूज करें, आप उन्हें कनेक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो बोन्स होती है वो कैसे कनेक्ट होती हैं, अगर वो बिना किसी चीज के कनेक्ट होती तो ऐसा होता है कि अगर हम जब हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फोल्ड करते, किसी भी पार्ट को फोल्ड करते, तो जो बोन्स है वो इजीली क्या हो सकती थी, डिसबैलेंस हो सकती थी। जैसे कि ऐसे बोन है, आपने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से फोल्ड किया, तो हो सकता है जो बोन है वो ऊपर चली गई या वो बोन नीचे चली गई, क्योंकि वहां पर क्या है, अगर कोई भी चीज नहीं है तो डिसबैलेंस वहां पर हो सकता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो बोन्स होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं, किस चीज के द्वारा, आपने कहा लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। जो दो बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं, आपने कहा जो दो बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, लिगामेंट के द्वारा, जिसे हम कैसे कहते हैं, बीएलबी कहते हैं। तो ये बी फोर बोन, एल फोर लिगामेंट एंड बी फोर बोन। आपने कहा दो बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। अब टेंडन का क्या फंक्शन है, आपने कहा जो टेंडन है यहाँ पर, जो टेंडन है वो क्या करता है, बोन को मसल से यानी कि मांसपेशी से कनेक्ट करता है। मैंने कहा यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके हाथ की बोन है, ठीक है, और यहीं पर आपकी क्या है, मसल्स। इस प्रकार से आपकी बोन है और यहीं पर आपकी मसल्स हैं। आपकी मसल्स आपकी बोन से कनेक्ट है। ये हमने कहा था कि हमारा जो शरीर है वो पूरे हड्डियों का ढांचा है, उसके बाहर जो मांसपेशियां हैं वो क्या कर रही है, हड्डियों को कवर कर रही हैं, लेकिन हड्डियों को कवर कैसे करेंगी, जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, किसके द्वारा, आपने कहा टेंडन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो कंफ्यूजन होता है टेंडन और लिगामेंट में कि कौन बोन, दो बोन को कनेक्ट कर रहा है, ये कौन बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, आप बीएलबी से याद रखेंगे, ठीक है। बीएलबी का मतलब होता है दो बोन को लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। अगर आप लिगामेंट को समझते हैं तो टेंडन को आप इजीली समझ सकते हैं कि आप क्या होगा, बोन्स को मसल से कौन कनेक्ट करेगा, आपने कहा टेंडन। पढ़ लेते हैं एरियोलर के बारे में। आपने कहा द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। कहाँ पर पाया जाता है, अगर मैं आपसे कहूँ, आपने एरियोलर के बारे में चीजें पढ़ ली हैं, उसके टाइप्स भी आपने समझ ली हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एरियोलर टिश्यू जो है वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि हमने कहा कि ये बोन्स को कनेक्ट कर रहा है और बोन्स और मसल्स को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी बोन्स जो होती है वो पूरे शरीर में है, इसीलिए हमारे पूरे शरीर में क्या होती है, ये पाई जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, एरियोलर
संयोजी ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो पूरे मानव शरीर में क्या होगा, मौजूद होगा। क्यों मौजूद होगा ये भी आप जानते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, बोन्स को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन हमने कहा इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ऑर्गन, क्या करता है ये, सहायता प्रदान करता है अंगों मांसपेशियों में और कई अन्य ऊतकों की रक्षा करने में क्या करता है, मदद करता है, मसल्स एंड मैनी अदर टिश्यू। इट ऑल्सो हेल्प्स टू बाइंड द स्किन टूगेदर, और क्या करेगा ये, त्वचा को एक साथ बांधने में क्या करता है, मदद करता है। इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क दैट कीप्स अ मेजर स्ट्रक्चर इन प्लेस एंड ऑफर सपोर्ट। आपने कहा ये एक सुरक्षात्मक ढांचा प्रदान करता है जो प्रमुख संरचनाओं को यथास्थान रखता है और सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखा रखी है, एरियोलर टिश्यू दिखा रखी है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एरियोलर टिश्यू के बारे में। कंपोनेंट्स यानी कि हम देखेंगे कि जो यहाँ पर एरियोलर टिश्यू बने होते हैं वो किस किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, क्योंकि एरियोलर टिश्यू के बारे में आपको कुछ आइडिया हो गया है कि ये कनेक्शन का काम कर रहे हैं। अब आप इजीली समझ सकेंगे कि यहाँ पर इनका कंपोजिशन क्या क्या होगा। सबसे पहले आपने कहा सेल्स होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ओलम्पेट कहते हैं, और दूसरा हमने कहा फाइबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा फैट सेल्स। क्या क्या कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब आप समझते हैं कि जो यहाँ पर एरियोलर टिश्यू है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होगा। सबसे पहले आती हैं फैट सेल्स, जिसे आप क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ लिपिड, क्योंकि फैट सेल की बात हो रही है, फैट यानी कि वसा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये, लिपिड के सिक्रीशन के लिए। ठीक है, कौन, फैट सेल्स। लेकिन हमने कहा फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन एरियोलर टिश्यू। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ फाइबर। इजी है, फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा, फाइबर का सिक्रीशन करेगा। तीसरा हमने कहा मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होते हैं, दे रिलीज हिस्टामिन दैट प्लेज अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। अब आप समझ सकते हैं एरियोलर टिश्यू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने कहा फैट सेल्स पाई जा रही हैं, जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं। मास्ट सेल जो होती है आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। ठीक है, और आपने कहा जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो क्या करेगी, हिस्टामिन को रिलीज करती है। एक्चुअली में होता क्या है, आपने कहा हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। क्या क्या वो चेंजेस होते हैं, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो गया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है या आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए। अब वहां पर क्या हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा, जो कि क्या है, मास्ट सेल भी क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। हमने कहा हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा जब आइडेंटिफाई किया गया तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए। उनमें से कुछ चेंजेस कैसे थे कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक था वो कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हल्का सा उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। आपकी जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई हैं, फूल गई हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने कहा इससे क्या होगा कि जो फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर निकल जाता है। तो आपने क्या बोला कि मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती हैं, ये हिस्टामिन को रिलीज करेंगे, जो कि क्या करेगा, दैट प्लेज अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। जब एलर्जिक रिएक्शन को क्या बोला जाता है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी को एलर्जी होती है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जब हवा में परागकण होते हैं तो किसी को उससे एलर्जी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उन पॉलन ग्रेन को एज अ फॉरेन पार्टिकल्स क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। और अब क्या होगा, वो क्या करेगा, जो आपका ब्रोंकाई है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो सांस प्रॉपर नहीं ली जा सकती है। तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि डस्ट हो सकता है, जैसे कि जो स्मोक करते हैं उन्हें हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप जब इम्यून सिस्टम का पोर्शन पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला मैक्रोफेजेस, जो कि ऑलरेडी आप फिर से क्या है आपके पास, आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आपने कहा दे ईट एनी जर्म्स और इन्फेक्शियस सेल्स इन द बॉडी, ये भी क्या हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या होगा, कोई भी पैथोजन, पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक, कोई भी रोग कारक अगर हमारी बॉडी में आ जाता है, ठीक है, कोई वो सूक्ष्म जीव हो सकता है। आपने कहा कोई भी रोग कारक, कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर होता है
तो ये पैथोजन क्या कर ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। खाने का मतलब उन्हें नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा हमने बोला प्लाज्मा सेल, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, आपने बोला जब कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यून सेल्स है आइडेंटिफाई करती हैं एंटीजन के द्वारा। एंटीजन एज अ नेम प्लेट होता है किसी भी सेल को पहचानने का। जब उसे पहचाना जाता है तो अब एंटीबॉडीज बनेंगी। ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, उस फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में यहाँ पर सहायता करती हैं, ठीक है। तो ये हमने सेल्स के बारे में पढ़ा। ये सारी सेल्स होती हैं, फैट सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल है, माइक्रोफेजेस है एंड प्लाज्मा सेल्स है। क्या किसका फंक्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड फाइबर की अगर हम बात करें तो आपने कहा कोलेजन फाइबर है, दे प्रोवाइड अ टेंसिल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, ठीक है। सेकेंड है इलास्टिन फाइबर, दे प्रोवाइड द इलास्टिसिटी टू द टिश्यू। नेक्स्ट है ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स दैट होल्ड सेल्स एंड फाइबर ऑफ द टिश्यू। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, कोशिकाओं यानी कि ओलंपियाड के बारे में वसा कोशिकाएं हैं जिसे आप एडिपोसाइट कह रहे हैं, ये लिपिड के स्राव के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट है, ये एरियोलर ऊतकों की सबसे अधिक मात्रा में मौजूद एरियोलर ऊतकों में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, वे तंतुओं के स्राव के लिए जिम्मेदार होते हैं। मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वे हिस्टामिन रिलीज करती हैं जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाती हैं। मैक्रोफेज हैं, वे शरीर में किसी भी रोगाणु या संक्रामक कोशिकाओं को खाते हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं हैं जो एंटीबॉडीज का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। रेशियो अगर हम देखें तो आपने कोलेजन फाइबर है, ये ऊतकों में तन्य शक्ति प्रदान करता है। तन्यता क्या होती है, ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप वहां पर धातु और अधातुओं के गुण पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं तन्यता, ठीक है। इलास्टिन फाइबर ये ऊतकों में क्या करती है, लचीलापन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये क्या करती है, एक द्रव मैट्रिक्स है जो ऊतक की कोशिकाओं और तंतुओं को क्या करती है, धारण करती है, ठीक है। तो एक बार आप लोग पढ़िए दोनों चीजों को। चलिए सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है वो आप एक बार घर से पढ़ के रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।